हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के बारे में, जिसका कंटेंट्स है मौलिक अधिकार यानी हमारा फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में पढ़े हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। पार्ट 2 में पढ़े हैं इस देश में निवास करने वाले नागरिकों के नागरिकता के बारे में, तथा आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं इस देश में रहने वाले सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसकी अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, यानी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। ज़्यादा आवश्यक आज का जो माने की सेशन है ये ज़्यादा आवश्यक माने की महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आज हम लोग एक विशेष जानकारी हासिल करने वाले हैं कि आखिर व्हाट इज स्टेट। इस फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों को मिला हुआ है इस देश में, सिर्फ जन्म लेने से ही हमको ये फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट ये दिया गया है? तो स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है। यानी स्टेट कहेंगे किसे, यानी राज्य किसको कहते हैं। आज इसी के डिफिनेशन के बारे में और इसी के डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्य किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और उसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बहुत संक्षिप्त में आज हम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक आवश्यक जानकारी दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी चैनल ये हमारे इस चैनल पर जो नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के राइट के आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्टेट कहते किसको हैं, आखिर राज्य क्या है। तो इस भाग में राज्य किसको कहते हैं इसका एक डेफिनेशन दिया गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकारें और उनके विधानमंडल तथा भारत सरकार के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकाय एवं और अन्य प्राधिकार आते हैं। ये सभी इसके अंतर्गत आने वाले को हम राज्य कहेंगे। दोस्तों, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन फिर से इसको थोड़ा सा स्पष्टता के साथ और समझते हैं कि इसमें जो है इस डेफिनेशन में जो दिया गया है राज्य की परिभाषा, वो ये कह रहा है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी इसमें जो राज्य की जो परिभाषा दी गई है यह केवल और सिर्फ केवल पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले जो भी बातें होंगी उसमें इस राज्य की परिभाषा का हम लोग जिक्र करेंगे और अन्यथा और कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा न करेंगे। तो ये है राज्य की परिभाषा। अब देखिए कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो उसके राज्य के अंतर्गत आने वाले यानी हम राज्य किसे कहेंगे, तो सबसे पहला है इसमें कि भारत सरकार और उसके संसद, ये सभी राज्य कहलाएंगे। दूसरा है राज्य सरकार, सभी राज्य की राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, ये तो एकदम स्पष्ट है कि ये राज्य कहलाएंगी। अब आइए कि यह है स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो इस स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के बारे में हम लोग डिटेल से हम लोग फिर चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी और अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटी किसको किसको कहेंगे। भारत सरकार और संसद,
राज्य की सरकारें और उनके विधानमंडल, ये तो स्पष्ट है कि ये सब सरकार के अंतर्गत आएंगी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं, इसके बारे में बताया गया है कि वे सभी व्यक्ति या निकाय जिन्हें कोई विधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने व उन्हें लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है, वैसे निकाय को हम स्टेट कहेंगे। जैसे शहर में नगर निगम है, नगर पालिका है, गांव में ग्राम पंचायत है, जिलाधिकारी है, एसडीओ हैं, ये सभी स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। और यह हमेशा स्पष्ट करते रहिए कि ये जो भी स्टेट का डेफिनेशन है वो केवल और सिर्फ केवल भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले जो भी मुद्दा आएगा उसमें ये स्टेट की माने की विवेचना की जाएगी। अन्यथा संविधान में और कहीं भी इस स्टेट की विवेचना के बारे में हम लोग इसके चर्चा नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं कि अन्य अधिकारी यानी अदर अथॉरिटी क्या है। ये बहुत ही भेग है, इसमें कई सारे मुकदमे और कई सारे माने सर्वोच्च न्यायालय के माने के दिशा निर्देश आए हैं। इसमें कुछ मुख्य जो हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में किसी निकाय को राज्य मानने और न मानने की कसौटियां निर्धारित की है, जो इस प्रकार है। ये कसौटी है कि विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय जो हैं वो राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले जो भी निकाय हैं, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले जितने भी निकाय हैं वो सब स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे, सब स्टेट कहलाएंगे। सरकारी नियंत्रण के अधीन जो भी निकाय हैं वो सभी स्टेट कहलाएंगे। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि उपयुक्त कसौटियां ये अंतिम नहीं है, इस पर समय समय पर इसकी विवेचना हमेशा की जाती रहेगी और इसके अंतर्गत और जो भी माने की निकाय होंगे उनको इसके अंतर्गत लाया जाएगा। अब आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। अदर अथॉरिटी के जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय रेल, भारतीय जीवन बीमा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय व राज्य के विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये है अदर अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले कुछ उदाहरण। तो आज दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 के अंतर्गत हम लोग स्टेट के डेफिनेशन की चर्चा किए हैं। ये करना हमें जरूरी था क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स के खिलाफ ही माने की दिया गया है। इसलिए ये सभी जगह हमारा फंडामेंटल राइट्स, अगर कहीं भी हमारा कोई दिक्कत होता है, फंडामेंटल राइट्स के हनन होता है, तो हम इन सभी लोगों के प्रति हम न्यायालय में हम वाद कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। दोस्तों ये आज का वीडियो, ये आर्टिकल 12 यहीं तक। ये कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट्स करके बताएंगे और अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। शेयर तो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, इसको शेयर जरूर कर देंगे, कम से कम 2-4 शेयर तो जरूर करेंगे ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।